वेलकम टू पार्थ क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर फिर से आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ लेकर हाजिर हूं। और आज का सेशन हमारा है साइंस से, विज्ञान से संबंधित। अभी तक तो जितने सेशन आ रहे थे, आर्ट से आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर साइंस का भी कुछ लाया जाए। तो क्योंकि अब एक से देखे जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में साइंस से सवाल मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से इधर ट्रेडिशनल में करंट का जगह महत्व बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से आपका साइंस का भी सेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए अब हम लोग आज से प्रतिदिन एक एक साइंस का टॉपिक भी देखते चलेंगे और आप लोगों के बीच वो सब लाएंगे, ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछने लायक हो। क्योंकि देखिए साइंस भी पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोगों को वो सब चीज़ आलतू फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है। एक स्मार्ट तरीके से, एक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है ताकि कैसे हमारा रिजल्ट हो। पढ़ने का इतना ज़्यादा अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि बेरोजगारी का दौर है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जिनकी रणनीति अच्छी होती है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनका ही रिजल्ट होता है। तो अब वो आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जहाँ तक साइंस में हो रहा था, तो साइंस में सबसे अहम होते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आज मैं बायोलॉजी से ही शुरू कर रहा हूँ। और बायोलॉजी में देखिए इस टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान सामान्य जानकारी। जीव विज्ञान सामान्य जानकारी, नॉर्मल मतलब कि नॉलेज, जीव विज्ञान के बारे में। क्या है जीव विज्ञान? पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ को कहता हूँ कि बेस को बना के लेके चलो। पहले जानकारी उसके बारे में रखो, तब क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में, वो सब चीज़ों को देखना चाहिए। ही नहीं कि तुरंत लिए और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सामान्य नॉर्मल जानकारी क्या है, वो आपको पता ही नहीं है। तो वो चीज़ों को नहीं करना है। तो आज से प्रतिदिन हम लोग साइंस के सेक्शन के तहत पहले बायोलॉजी में देखेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का हुई हम प्रतिदिन वीडियो लेके आप लोगों के बीच आएंगे। आज देखते हैं हमारा जीव विज्ञान सामान्य जानकारी। देख रहे हैं कि जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी। देखते हैं एक एक करके क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए हम लोग चर्चा करते हैं जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले ये समझ गए आप लोग। सबसे पहला यही जानना है कि जीव विज्ञान है क्या। कोई अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज जीव विज्ञान, व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान व्हाट इज बायोलॉजी, तो इसके अंतर्गत क्या, समस्त सजीवों, जितने भी सजीव चीज़ हैं, लिविंग थिंग्स हैं, और जीवधारियों का हम लोग जिसमें अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। ये एक साइंस की क्या है, एक शाखा है, एक ब्रांच है। और उसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान शब्द, ये शब्द जो आया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये जो शब्द आया यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ये दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द से, एक बायो और एक लोगोस। बायोलॉजी किन दो शब्दों से बना है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस का मतलब अध्ययन, मतलब जीवन के अध्ययन को। तो जीवन यहाँ सबसे पहले देखिए हम यहाँ दिए भी हैं सजीवों। तो सजीव मतलब जिनमें जीव है, जो सजीव हैं, जो सांस लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो बायो मतलब हो गया जीवन और लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन। तो ये बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, ये सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये शब्द किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। तो देखेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, एकदम महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया। लेमार्क कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के, और तथा एक और वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस और लेमार्क। ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। लेमार्क और ट्रेविरेनस, बहुत बार सवाल परीक्षा में पूछा गया, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस। एकदम महत्वपूर्ण है, VVI एकदम नोट कर लेना है, ये VVI एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। 1802 में किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी समझ ही गए हैं। अब आइए कि बायोलॉजी जब है कोई भी चीज़, देखिए आज का क्लास समझिए सामान्य जानकारी, पहले ही टॉपिक दिए इंट्रोडक्शन, क्या है बायोलॉजी, एकदम इंट्रोडक्शन पूरी अच्छे तरीके से। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसका फायदा आपको आगे चल के जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। इसलिए ये वीडियो एकदम महत्वपूर्ण है, सब कोई देखना।
सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, साथ ही साथ इससे सवाल भी परीक्षा में देखे जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग सजीव कौन है, हु इज लिविंग, माने सजीव किसको बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कुछ कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं सजीव में क्या है, जिसमें श्वसन होता हो, रेस्पिरेशन, श्वसन मतलब सांस उस लेने की प्रक्रिया जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन। जो सांस लेगा उसको हम लोग कह देंगे क्या है, सजीव है। आगे देखेंगे कि निर्जीव भी आएंगे, नॉन लिविंग, तो वो लोग में इसी सब चीज है या नहीं है चर्चा करेंगे। उसका देखेंगे जिसमें वृद्धि हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हाइट में कितना है, इतना हो रहा 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 है, पतला है, मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, मोटा 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 होते जा रहा है, तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब क्या है, सजीव है। पोषण, न्यूट्रिशन, हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जीवित रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो खाना खाते हैं, तो वो सब किसमें होता है, सजीव में। पाचन, जब भोजन करेंगे, ऐसा थोड़े कि एक बार भोजन कर लेते हैं तो हम लोग का जिंदगी भर का काम हो गया, नहीं, जब भोजन करते हैं, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसके बाद डाइजेशन भी होता है, पाचन भी होता है। जितने भी खाना खाते हैं हमारे शरीर में ऐसे ऐसे तंत्र हैं, सिस्टम है, जो कि वो सब भोजन को पचाने का काम करता है। आगे चल के वो सब हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वो हुआ कि पाचन का काम करेगा, तो सजीव में अगर पाचन हो रहा है बिल्कुल होगा। अगला देखेंगे उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, बहुत सारी चीज़ है, पानी पीते हैं हम लोग, उसका शरीर से हमारा निष्कासन भी होता है, मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, तो एक्सक्रेशन भी सजीव का एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगला है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, मतलब सेम टू सेम जैसे प्रजाति के हैं उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, अपने जाति के ही समान वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं जनन के तहत, प्रजनन के तहत, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये सारा चीज हो गया, श्वसन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब चीज जिसमें क्वालिटी हो, गुण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो सब सजीव हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है, क्या पौधे सजीव होते हैं। अभी तक तो हम लोग जीव का चर्चा कर रहे थे, अब पौधा पे आइए, तो क्या पौधे सजीव होते हैं। देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, क्या पौधे सजीव होते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं, पौधे भी सजीव होते हैं। आप कहिएगा कैसे, अपने मन से बोल दिए, तो नहीं, उसके रीजन है, कारण है क्यों सजीव होते हैं। तो पौधा भी श्वसन ले करता है, रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इस तरह से वो श्वसन का सिस्टम उसमें भी होता है, इसलिए पौधे भी सजीव होते हैं। उसमें भी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। इतना छोटा पौधा है, देखोगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल में कितना बड़ा होते जाता है। तो ग्रोथ उसमें भी होता है, वृद्धि, पोषण उसमें भी होता है, न्यूट्रिशन उसको भी चाहिए, उत्सर्जन उसके द्वारा भी होता है, वो भी पत्ता झड़ता है, देखते होंगे तना का छाल निकलता है, तो वो सब एक्सक्रेशन का एक पार्ट है। प्रजनन उसमें भी होता है, रिप्रोडक्शन किसमें होता है, फ्लावर में होता है, फूलों में प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये सब इसमें क्वालिटी होने के कारण पौधे भी हमारे क्या हैं, पौधे भी सजीव हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज, जीव विज्ञान का ब्रांचेज यानी शाखाएं, कौन कौन सा जीव विज्ञान को ब्रांचेज से, जीव विज्ञान को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रमुख भागों में बांटा गया। एक हमारा है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। एक है वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बॉटनी। इसमें सिर्फ जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा। किसका किया जाएगा, जीव जंतु का। वनस्पति विज्ञान में किसका किया गया, पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाएगा। आगे और भी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पहले जानना है कि 2 शाखाएं हैं। तो जंतु विज्ञान के फादर कहे जाते हैं कौन, अरस्तु, यही महोदय हैं अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहे जाते हैं, अरस्तु कहे जाते हैं। उसी तरह से वनस्पति शास्त्र, फादर ऑफ बॉटनी कौन कहा जाएगा, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, ये कहे जाते हैं। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर पूछ दिया जाए सिर्फ बायोलॉजी के फादर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन कहे जाते हैं, तो यहां भी लिख लो, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं, यही जंतु विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं, अरस्तु ही कहे जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि अब अरस्तु ने अपनी पुस्तक, अरस्तु महोदय ने एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमेलियम,
क्या लिखा था पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये पुस्तक बहुत ही फेमस है। किसने लिखा था? अरस्तु महोदय ने लिखा था। हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जस्ट अभी हम पहले बताए भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के क्या किया? जंतुओं का अध्ययन किया, 500 प्रकार। तब ही उसको जाकर फादर ऑफ कहा जाता है। क्या? जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी फादर ऑफ, जनक, पिता कहा जाता है जंतु विज्ञान का। उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस महोदय ने भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, जिसका डिटेल उनका मिलता है पुस्तक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बस याद रखना है ये वाला शब्द, एनिमेलम यानी एनिमल, और ये प्लांट, एनिमल और प्लांट। प्लांट यानी हो गया थियोफ्रेस्टस, एनिमल जहाँ आया तो हो गया अरस्तु। ठीक है, फादर भी वही हो गया। बोटनी का फादर कौन? थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी का फादर जंतु विज्ञान अरस्तु। ठीक है, यहाँ एक एक करके हम क्लियर करके लिख भी दिए हैं। जीव विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु। वनस्पति शास्त्र यानी बोटनी का फादर थियोफ्रेस्टस, और कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक। ये आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, एक चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल की भी खोज की थी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। किस किस भागों में क्लासिफिकेशन और कैसे कैसे किया गया है हम लोग देखते हैं। सबसे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है। क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई सेल। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, जिसको कोशिका बोलते हैं। और कोशिका से ही फिर किसका निर्माण होता है? उत्तक का, जिसको टिश्यू बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे एक छोटा सा सेल्स, पूरे शरीर, हमारा शरीर भी है, देखो जस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं। एक हमारा पूरा शरीर है, तो हमारा शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल होगा, इतना सा। अब वो यूनिट, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा फिर? टिश्यू। जैसे ये सेल है हमारा छोटा सा, मान लेते हैं साइज में ये सेल है, और यही सेल जो है, और भी सेल इस तरीके से है, और भी सेल इस तरीके, तो ये जो सब ग्रुप है ये कहलाएगा क्या? टिश्यू कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और वही फिर टिश्यू मिलकर क्या करेगा? एक अंग का निर्माण करेगा, ऑर्गेनिसिया, जिसे ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, एक अंग का निर्माण करेगा। जैसे हमारा हाथ में इतना दूर तक का देखो हाथ लिए हैं, इतना हाथ है ना जी, तो ये हाथ में छोटा छोटा सेल हुआ। सेल यहाँ पर मानिए, सेल से क्या हुआ? फिर ग्रुप ऑफ सेल बना, टिश्यू। यहाँ टिश्यू, यहाँ टिश्यू, यहाँ टिश्यू, यहाँ टिश्यू, यहाँ टिश्यू, सब जगह टिश्यू है। सेल का छोटा छोटा मिलकर टिश्यू बना, और टिश्यू से फिर सब मिलकर क्या बन गया? एक अंग बनाते। हाथ हमारा क्या है? एक ऑर्गेन है, हैंड। पैर हमारा क्या है? एक ऑर्गेन है। सर हमारा क्या है? एक ऑर्गेन है। इस तरीके से पेट हमारा क्या है? एक ऑर्गेन है। तो इसी तरीके से ये सब मिलके, टिश्यू मिलके क्या बना? अंग बना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? देखो, अंग से भी मिलकर फिर बड़ा सिस्टम बनाता है, अंग तंत्र बोलते हैं। अंग तंत्र यानी ऑर्गेन सिस्टम, वो बहुत बड़ा होता है। जैसे अब कहिएगा क्या है? तो ऑर्गेन सिस्टम यानी हो गया पूरा पाचन तंत्र, पूरा पाचन तंत्र, जिसमें आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सब मिल के रहेगी। उस सब का काम क्या करना है? सबका भोजन का पचाने उचाने का, ला के पचाना, शुद्ध करना, भेजना, देना, तो ये सब काम है। तो यानी सब अंग मिलकर फिर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, बड़ा बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र हुआ। अब ऑर्गेन सब सिस्टम, ये सब सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू से अंग, अंग तंत्र से मिलकर तब जाके हमारा जीव का निर्माण होता है। जीव कहने का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे एग्जाम्पल में मनुष्य को ले लो, चूहा को ले लो, कुत्ता को ले लो, बिलाई को ले लो, कोई भी को ले लो, तो जितने भी लिविंग हैं, जितने भी लिविंग से ऑर्गेनिज्म है, प्लांट का भी ले लो, कह सकते हैं जस्ट एग्जाम्पल, जिसमें भी लिविंग, जो भी आपके जीवधारी हैं, जो लिविंग हैं, जिसमें सजीव है, गुण होते हैं, तो वो सब जो हैं, वो सब का निर्माण इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा। ये एकदम माइंड में याद रखना मेरे भाई, एकदम ये महत्वपूर्ण है। ये समझ गए तो पूरा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझो स्टार्टिंग का क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी का जो स्टार्टिंग होता है क्लियर हो जाएगा। इसको समझ में आया? सबसे पहले छोटा हमारे शरीर का निर्माण क्या हो? सेल। सेल से क्या बना? उत्तक से, अंग से, अंगतंत्र से पूरा शरीर, पूरा जीव। ठीक है, पूरा जीव का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण में कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है करने वाले कौन थे। अब क्या हुआ ना, इतना सारा जीव हो गया कि अब उसको क्लासिफिकेशन भी करना है। क्लासिफिकेशन भी जरूरी है ना जी, कि भाई ये कौन सा जीव है, ये कौन सा जीव है, ये कौन सा जीव है, सब तो ऐसे घोच-पोच हो जाएगा। अरस्तु महोदय तो 500 पर अध्ययन किए, अपना निकल गए, लेकिन उसका वर्गीकरण फाइनली जो क्लासिफिकेशन करने का काम किए थे वो किए थे कैरोलस लीनियस। एक कैरोलस लीनियस, इसका नाम बहुत ही फेमस, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, वर्गीकी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में भी याद रखना है, वर्गीकी का पिता भी याद रखना है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, हाँ, क्लासिफिकेशन अलग अलग भागों में बांटना। तो वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस। यहाँ देखो, कैरोलस लीनियस ने 3 स्टेप में बताया कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, कैसे वर्गीकरण करेंगे। कोई नियम कानून होना चाहिए ना, कि ऐसे बोल दिए तो वर्गीकरण हो गया तो हो गया, नहीं। तो इसके लिए दिया कुछ अपना, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्या 3 स्टेप बताया, 3 गुण बताया, अगर होगा तो वो क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? सबसे पहले उसको पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, कि कोई भी मान लिया, सपोज दैट कि ये एक जीव होगा, मान लेना है, यहाँ पे थोड़ा मैथ में आ जाइए, मान लेना ये अगर जीव है तो इसका पहले हम पहचान करेंगे कि पहचान क्या हो सकता है, कैसा है, ऐसा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, पूरा लंबा लग रहा है, पतला टाइप का, काला है। तो पहले ये पहचान, वो आइडेंटिफिकेशन पहले करना है हमको, वो जानना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, तब वर्गीकरण करेंगे। कुछ और भी चीज है तो 2 चीज रहेगा तो उसमें डिफरेंशिएट करेंगे, ओ ये इस तरह का, ये इस तरह का, इसको इधर करो, इसको इधर करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब आता है इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण, तब इसका नाम करेंगे। ओ ये तो मार्कर लग रहा है, पेन लग रहा है, ओ ये तो कॉपी लग रहा है, तो लिखने के काम आएगा, ये भी लिखने के काम आएगा, लेकिन इसको कॉपी कहेंगे, इसको मार्कर कहेंगे, ये पेन कहेंगे। तो यही 3 स्टेप बताया था, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है। कौन बताया था? कॉर्नलियस लीनियस ने बताया था। दैट इज व्हाई कॉर्नलियस लीनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहे जाते हैं? कॉर्नलियस लीनियस। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कॉर्नलियस लीनियस को कहा जाता है। अगला देखते हैं, कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर किसने लिखी? कैरोलस लीनियस। सिस्टेमा नेचर यही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता। इसमें क्या क्या इन्होंने सभी जीवों को वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया। पहले सबसे पहले इनका क्या था कि भाई हम वर्गीकरण किए पहचानने के आधार पर, नामकरण के आधार पर, तो जितना भी सब चीज उन्होंने स्टेप लिया, उस स्टेप को 2 भाग में बांट दिया। कितने भागों में? कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया, 2 भाग में कर दिया। एक भाग में कहलाया कि पादप जगत, एक जगह को रख दिया जंतु जगत, मतलब एक तरफ प्लांट रहेगा, एक तरफ एनिमल रहेगा। एकदम आराम से क्लियर किया था पहचान के आधार पर। ओ ये पौधा है, इसमें बहुत चीज नहीं होता है। ओ ये जंतु है, इसमें सारे चीज होते हैं, लिविंग सेल के जितने भी गुण होते हैं वो सारे होते हैं। लेकिन ये प्लांट है तो प्लांट में कुछ कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। तो इन्होंने 2 वर्गीकरण किया, एक पादप जगत में जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, एक होता है जंतु जगत जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम, जीव वाला, ठीक है ना, जीव जंतु। आगे आते हैं, ये तो वही है, वही किए थे। अगला देखते हैं कि फिर 2 जगत के बाद जो है 2 क्लासिफिकेशन जब किए कैरोलस लीनियस, उसके बाद आ गया 3 और साइंटिस्ट सब आते जा रहे हैं। वो कहा कि नहीं, अब इसमें भी घौच-पौच की स्थिति हो गई, 2 ही नहीं, एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया। प्लांटों में बहुत है, बहुत चीज है, उसको भी करो ना। ऐसा किया जाए कि 3 गुम कर देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, वर्गीकरण में ज्यादा समझना आसान होगा। नए नए साइंटिस्ट थे, अपना अपना विचार प्रकट किए, क्या दिक्कत है भाई, सबका अपना अपना स्वतंत्र है, सब अपने विचार दिए, पढ़ाई के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, खोज के आधार पर सब उन्होंने किया। तो 3 जगत वर्गीकरण परीक्षा में पूछा जाता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल, एकदम याद रखना भाई, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 3 जगत वर्गीकरण किया गया था। कितना किया गया था? 3 जगत वर्गीकरण किया गया था। कौन कौन? कैरोलस लीनियस 2 किए थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो ये इसको रखे, प्लांट किंगडम भी रखे और जंतु किंगडम भी रखे, यानी एनिमल किंगडम भी रखे, लेकिन एक और ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा।
एक क्या ऐड किया, प्रोटिस्टा बैक्टीरिया वाला सब जो है, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब अभी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये 3 जगत में किया। सिर्फ इतना जानना है हैकेल के बारे में, इतना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण किया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और एक प्रोटिस्टा में किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सवाल इतना ही महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। इसी तरह देखिए प्रोटिस्टा है, ये सब ये जंतु जगत में एक मेढक का है, एक प्लांट का सीन है। ठीक है, काफी आसानी से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। अब आ जाता है देखिए 5 जगत वर्गीकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही बराबर पूछा जाता है और परफेक्ट यही है, मान्य यही कर लिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि महोदय R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, R.H. विटेकर महोदय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कैलस लिनियस 2 बताया था, हीकेल ने 3 बताया था और विटिकल ने कितने बताया? 5। उन्होंने बताया था कैलस लिनियस प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और हेकेल ने बताया था 3 एक ऐड कर दिया था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा। अब ये क्या किए, प्लांट किंगडम तो रखे ही, जंतु भी रखे, प्रोटिस्टा भी रखे, 2 गो ऐड कर दिए। अच्छा ये नाम गलत लिखा हुआ, आगे आ जाइए। हाँ ठीक है, एक ऐड किए मोनेरा और एक कवक फंजाई, मोनेरा और फंजाई, यानी 5 जगत वर्गीकरण। सभी भी जितना भी देखते होंगे धरती पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं, पूरे लिविंग सेल को 5 जगत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या क्या है? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक। देख लेते हैं, प्रोटिस्टा का इस तरह का होता है, मोनेरा इस तरीके का, और ये कवक फंजाई, जिसको हम लोग छत्ता, गोबर छत्ता, मशरूम, कवक ये सब बोलते हैं। ठीक है ना। मोनेरा जीव है, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आएगा। बताते हैं, देखो क्या है मोनेरा, आ ही गया, तब चर्चा करते हैं। फिगर पे नहीं जाइएगा, थोड़ा फिगर देखिए उल्टा पुल्टा सेट कर दिया गया है, इसलिए फिगर पे नहीं जाना है। ठीक है ना। अब आइए एक एक करके थोड़ा चर्चा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं कि भाई 5 जगत तो है, तो मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, कवक क्या है, प्लांट एनिमल क्या है। ये सब प्लांट एनिमल तो खैर आसान से आप लोग समझ भी पा रहे हैं, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। मोनेरा में देखेंगे, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। सबसे पहले जानना है कि हर जीव में 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसका आगे हम लोग सेल बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझा देते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो समझने में दिक्कत हो जाएगी कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। तो प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। हर सेल जो बनता है, याद रखो कि ये सेल मान लिया है, तो एक बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जिसमें न्यूक्लियस होगा वो कहलाएंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और जिसमें ये नहीं होगा वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। ठीक है, तो जिसमें केंद्रक यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं प्रोकैरियोटिक। तो ये सब जगत में, क्योंकि जो जिसमें न्यूक्लियस होगा सेल में वो ज़्यादा डेवलप का हुआ रहेगा जीव, और जिसमें नहीं होगा केंद्रक तो उसमें डेवलपमेंट कम देखा जाएगा, छोटा तरह का, जितना छोटा से छोटा होगा। तो इस जगत में जितना प्रोकैरियोटिक जीव है सबको किसमें शामिल किया गया है? मोनेरा में। जितना भी प्रोकैरियोटिक, अगर आपसे कोई पूछ दे मोनेरा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनेरा, तो मोनेरा में कहना है कि वैसे जीव जंतु जिसको जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसमें सेल नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो सारे जीव को मोनेरा में कहेगा। जैसे क्या, तो जैसे में आप आ जाइए जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को क्या हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। बड़े बड़े जीव जंतु को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब भी देखेंगे माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो बैक्टीरिया हुआ, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब जितने भी बैक्टीरिया के टाइप्स हो गए, वो सब कौन से क्लासिफिकेशन में जाएंगे? मोनेरा में जाएंगे। किस में जाएंगे? मोनेरा में जाएंगे। ठीक है, केंद्रक नहीं होता। क्यों? हम देखो पहले बताएं, प्रोकैरियोटिक नहीं, सेल होता है लेकिन उसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं होता है। बाकी हम लोगों में सेल है, हम लोग यूकैरियोटिक है। फिर आगे चल के देखना है, मिलेगा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं प्रोटिस्टा में। ये कैसा जीव होता है, इसको रखा इसमें जितने जलीय जीव हैं। अब इसका देखो आ गया यूकैरियोटिक, जस्ट यहीं पे हो गया, जिसमें केंद्रक वाला होगा जीव सब किसमें आएगा? प्रोटिस्टा। साथ ही साथ जलीय वाला भी, और एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका हो, जिस सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका हो,
और लेकिन बड़े बड़े जीव जंतु को देखेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल अपना खुद ले लो कि मनुष्य में क्या होता है, मल्टी सेलुलर हम लोग हैं, एक सेल नहीं, हमारे हर अंग में सेलों की भरमार है, बहुत सारा सेल है, क्योंकि हमारे बॉडी में शरीर, पूरे शरीर का सूक्ष्मतम इकाई, फंक्शनल इकाई सबसे क्या है, सेल से ही बना हुआ है। तो ये एक कोशिकी ही होते हैं, मात्र एक ही सेल होता है, इसलिए इसको बोले जाता है यूनिसेलुलर। और एक बहुकोशिकी होता है मल्टी सेलुलर। आगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान में। यहाँ उदाहरण में देख लेंगे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, प्रोटिस्टा का। किसका एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का। कह देगा कि प्रोटिस्टा के समूह के कोई एक जीव का उदाहरण दो, या दे देगा कि यूग्लिना किस तरह के वर्गीकरण में आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांट, तो क्या मारिएगा, प्रोटिस्टा। अब यूग्लिना के बारे में एक सवाल पूछा जाता है, बहुत भी आई है यूग्लिना के बारे में, कि यूग्लिना जो है पादप और जंतुओं के बीच कड़ी का काम करता है। मतलब ये प्लांट है, ये जंतु है, एनिमल है, दोनों के बीच क्या करता है, कड़ी का काम करता है, युग्मक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, यूग्लिना। कौन करता है, यूग्लिना। कौन करता है, यूग्लिना। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, पादप तथा जंतुओं के बीच योजक कड़ी को क्या कहा जाता है, यूग्लिना। पादप और जंतुओं के बीच कड़ी का क्या नाम है, तो यूग्लिना। ठीक है, आगे चलो चलते हैं। प्लांट, प्लांट का देखिए पिक्चर नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा, जंतु का भी ये नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, इस जगत में प्लांट में देखें प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बिल्कुल सही, जितने भी कलर्ड हैं, क्योंकि प्लांट कैसा होता है देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट होते हैं, कोई पीला, कोई हरा, कोई उजला, कोई काला, कोई नीला, बैगनी, डिफरेंट कलर के। तो क्या हो गया, सभी रंगीन बहुकोशिकीय। ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि हर प्लांट सेल में सबकी बनावट अलग अलग होती है और बहुत सारे सेल उसमें होते हैं, इसलिए उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। जो कि प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। ये सब अपना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी जीव है। सब प्रकाश कहाँ से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे भी इसी जगत के आते हैं। जितने भी पुष्पी और अपुष्पी बीज के वाले पौधे होते हैं वो सारे किस में आएंगे, वो सारे इसी जगत के अंग हैं। किसके अंग हैं, प्लांट के, पादप के। ठीक है, एकदम आसान है। जंतु में आ जाओ, ये सर्वव्यापी, बहुत ज़्यादा व्यापी, बहुत ज़्यादा बड़ा, एकदम बिल्कुल सही है। जंतु में हम लोग भी आते हैं, एनिमल में हम लोग भी आते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक पाया जाता है सेल में। बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। सब चीज़ जितना, मतलब जो चीज़ है जितना पाया जाता है वो सब एनिमल है। सर्वव्यापी, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय। उदाहरण में क्या लेंगे, हाइड्रा लेंगे, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी भी इसी में आएगा, रेप्टाइल भी आएगा, और स्तनधारी जीव भी, मैमल्स भी इसी में आएंगे। स्तनधारी जीव, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, स्तनधारी मैमल्स में भी इसी में आते हैं। तो ये हमारा हो गया जंतु। आगे देखते हैं, कवक, फंजाई। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फंजाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फंजाई। इस टाइप का मिलेगा फंजाई, इस टाइप का छोटा छोटा साइज में मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। तो क्या है ये फंजाई, कवक, हाँ मशरूम ही को बोलते हैं। यह जीव विषम पोषी होते हैं, हेट्रोट्रोफी होते हैं। कैसा होता है, विषम पोषी होते हैं। ठीक है, मतलब अपने पर नहीं, दूसरे पर आश्रित, विषम पोषी। विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। पहले ही हमने बताया कि जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, अपना कुछ नहीं। अगर सला गला भोजन तोजन कहीं मिला, कार्बनिक कुछ पदार्थ मिल गया, वहीं पर वो धीरे 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 अपना घर बनाता, भोजन उसी से ग्रहण करता है, और उसी को कहा जाता है फंजाई, कवक कहा जाता है। अतः इसे मृत जीवी भी कह दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मृत जीवी, डेड सेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डेड सेल पे ही रहता है, वहीं पर फिक्स रहता है, ना वहाँ से कहीं विचलन करना, कहीं आना जाना, घूमना फिरना, कुछ नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या, बस उस दूसरे पर आश्रित रहना और वहीं सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त कर लेना। तो ये क्या है, किसका है, तो ये फंजाई का है, कवक। उदाहरण क्या लेंगे, आप लोग बहुत खाते होंगे, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये सब इसी जगत के सदस्य हैं। किस जगत के सदस्य हैं, फंजाई जगत के सदस्य हैं। मशरूम सबसे इसका सटीक और बेस्ट एग्जाम्पल है। मशरूम जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत बेहतरीन सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, पांचों क्लियर हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज ये बायोलॉजी का हमारा सामान्य जानकारी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, कैसे कैसे दो जगत में बांटा, कार्लस लिनियस, फिर हेकेल ने 3 जगत में बांटा, फिर व्हिटेकर महोदय ने 5 जगत में बांटा, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है। हमें उम्मीद है
कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और फिर से वीडियो को हमारा देख लीजिएगा, और अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके ये बताएं कि कैसा वीडियो लगा, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से, आपके तरह से हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें साहस मिलती है। और इस तरीके से अगर रहा तो मैं नेक्स्ट और भी वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता रहूँगा। कोई भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। आगे हम एक एक करके आप लोगों के बीच लेते आएंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, नोमेनक्लेचर लेके आएंगे, नामकरण लेके आएंगे जीवधारियों का। उसके बाद फिर सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, काफ़ी मज़ेदार लगेगा पढ़ने में, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ आलतू फालतू नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं, जय हो।